हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जंतु विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है जूलॉजी, इसमें पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़े थे। क्या क्या ज़रूरतें होती हैं ट्रांसक्रिप्शन में और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिर उससे क्या मिलता है, तो आपको मैंने अच्छे से उसमें बता दिया था। 4 लेक्चर हैं उसके। अगर आप लोग नहीं देखे अभी तक तो उसको आप देखिए और वहाँ से नोट्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने कंप्लीट चीज़ें उसमें लिखवाई भी हैं और आपको नोट्स आज से कल तक फर्स्ट सेमेस्टर वाला मिल भी जाएगा। तो इसमें जो है सेकंड यूनिट में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड यूनिट का नाम है वो था। पहली यूनिट का नाम था प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या किए थे, डीएनए से हम बनाए थे एमआरएनए। इसको बोले थे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब हम एमआरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो यही आज पढ़ना है इसमें, मतलब इसकी स्टार्टिंग हो रही है, बाकी पूरी यूनिट में चलता रहेगा प्रोसेस। तो सबसे पहले जो अनिवार्य चीज़ है जेनेटिक कोड, ये क्या होता है, आनुवंशिक कोड। क्योंकि आपको पता है टेंथ में भी हल्का पार्ट रहता है इसका, और 12th में ब्रॉडली आपको पढ़ाया जाता है, मतलब भर का सिलेबस में रहता है जेनेटिक कोड। इसमें आपको पता है कि ट्रिपलेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के कोडोन, जिससे कि एक अमीनो एसिड को कोड किया जाता है। तो हम जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, क्रम है, उससे सूचना को, इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए में बदल लिए हैं। अब एमआरएनए कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, लेकिन कैसे, उस सूचना को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली तो है कि इसमें जो कोडोन है उसको पढ़ा जाए, उनके जो ट्रिपलेट हैं, त्रिक हैं, उनके अनुसार प्रोटीन में अमीनो एसिड जुड़ेंगे। जैसा सीक्वेंस एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम में होगा, उसी प्रकार का सीक्वेंस प्रोटीन के अमीनो एसिड के लगने का होगा, तो क्रम इनका सेम होगा। दूसरी बात, एमआरएनए के अलावा इसमें टीआरएनए और आरआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए जिसका फुल नेम होता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोम जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब ये एमआरएनए का जो सूचना है ये प्रोटीन में यहाँ कन्वर्ट हो पाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, आनुवंशिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि अगर आनुवंशिक कोड की हम बात करें तो आनुवंशिक कोड संदेशवाहक, मतलब एमआरएनए अणु पर उपस्थित 3 क्षारकों मतलब ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का एक समूह होता है, जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, कोड या कह सकते हो पहचानता है, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड या हिंदी में बोलें तो आनुवांशिक कोड कहते हैं, आनुवंशिक कोड कहते हैं। आप लोग साथ में ही इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहोगे तो नोट्स यहाँ से जो तुम्हारा बन जाएगा, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हैं, आपको जितना याद करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें लिखवाऊँगा, मेन कंसेप्ट, और साथ में समझाता चलूँगा। तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझते चलना है। मान लो एक कोई डीएनए था इस तरह से, इसमें न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। जैसे कि मान लो ये एडेनिन था, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, इसी तरह से पूरा क्रम था। ठीक है, तो हम क्या किए, और इसके अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है इसमें भी उसी तरह से होंगे। तो इसमें एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से,
वो भी डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये डीएनए है, डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और ये गुआनिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन से कौन जुड़ेगा? साइटोसिन। एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन, और इसी तरह से साइटोसिन से गुआनिन। डीएनए में क्या होगा, आपको मैंने जिसकी फर्स्ट यूनिट थी उसमें अच्छे से बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम अनुलेखन बोलते हैं, अनुलेखन, इसके थ्रू ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था? डीएनए, अब ये बदल जाएगा एमआरएनए में। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। मान लो ये 3 डेज से क्या था, 3 डेज से 5 डेज, और ये इस तरह से 5 डेज से 3 डेज। अब इसमें जो 3 डेज से 5 डेज वाला होता है, ये होता है टेम्पलेट। क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपका रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। तो आपको पता है जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वही एमआरएनए को कोड करता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कराता है वो सिर्फ 5 डेज से 3 डायरेक्शन में एमआरएनए को बनाता है। तो 5 डेज से 3 डेज किस पे बन सकता है? जो 3 से 5 होगा उस पे ही 5 से 3 की ओर बन सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रोमोटर रीजन से इस तरह से आगे को बनते हुए जाता है। तो अब हम देखेंगे जो 3 डेज से 5 डेज स्टैंड है, इसका कॉपी करके बनेगा, इसका कंप्लीमेंट्री बनेगा एमआरएनए का सिंगल स्टैंड। मान लो ये सिंगल स्टैंड था एमआरएनए का, ठीक है। तो 3 डेज से ये 5 डेज, इस एमआरएनए में ये जो 3 डेज से 5 डेज वाला हमारा स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, यही कोड होगा, ठीक है। इससे सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनेगा। ये प्रोसेस आप पहले से ही जानते हो। तो एडेनिन है 3 डेज में, देखो पहले क्या था एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन की जगह पे यूरेसिल होगा, क्योंकि आपको पता है आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। गुआनिन के सामने साइटोसिन, फिर साइटोसिन के सामने गुआनिन, फिर उसके बाद में देखो ये वाला स्टैंड इधर गया है, मतलब ये 3 डेज वाला है। तो गुआनिन के सामने आएगा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, और थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, एडेनिन के सामने यूरेसिल, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन। इस तरह से ये स्ट्रैंड तुम्हारा एमआरएनए बन जाएगा। ये क्या है? एमआरएनए, ठीक। तो ये डीएनए से एमआरएनए बन गया। अब एक मुख्य बात आपको बताऊं, ये जो कोडिंग रज्जुक होता है डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो है, अनुलेखन, वो तो होता है 3 डेज से 5 डेज वाले स्ट्रैंड का, टेम्पलेट का। लेकिन जो एमआरएनए में सीक्वेंस आता है वो कंप्लीमेंट्री है टेम्पलेट का, और समान होता है, कॉपी होता है कोडिंग स्ट्रैंड का। अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड वाले में जाएंगे तो आपको सेम वैसे ही मिलेगा, एक्सेप्ट यूरेसिल। केवल थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा, बाकी सब सेम होंगे। देखो यहाँ से 5 डेज से अगर आप चलोगे कोडिंग स्ट्रैंड वाले में, तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल, बाकी साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन, यहाँ भी साइटोसिन, साइटोसिन। ये 5 डेज वाला गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल, बाकी गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन। और टेम्पलेट वाले का कंप्लीमेंट्री, मतलब पूरक होगा, एडेनिन की जगह यूरेसिल, गुआनिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, जो एमआरएनए बनता है वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड का तो कंप्लीमेंट्री होता है, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका कॉपी होता है, पूरक नहीं होता है, उसकी कॉपी होता है। और खाली एक्सेप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लगा होगा। तो ये एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए को हम बनाए क्यों हैं? हमारा पर्पस मेन क्या था? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आज से स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन, जिसको अनुवादन बोलते हैं। अनुवादन, जिस सूचना को इसने ग्रहण किया है एमआरएनए ने, उसको अब अनुवाद करें प्रोटीन के रूप में। अब जब अनुवादन होगा तो यहाँ पे सबसे स्पेसिफिक चीज़ क्या है? 3 के कोड पढ़े जाएंगे एक साथ में, और एक त्रिक जो है, एक ट्रिपलेट, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का त्रिक जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो जो आगे प्रोटीन बनेगी तो उसमें इस तरह से 3 अमीनो एसिड बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से अब इसमें कुछ मतलब मैंने उदाहरण के लिए बहुत कम न्यूक्लियोटाइड लिए हैं,
लगभग 100 से तो ज़्यादा ही होते हैं एक mRNA में जो प्रोटीन को कोड करता है। 100 नहीं, मान लो 300 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि लगभग जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बनती है, तैयार होती है, उसमें 100 से कम अगर अमीनो एसिड होंगे तो उसको हम प्रोटीन कैसे बोलेंगे। तो प्रोटीन तभी बोला जाता है जब पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है पॉलीपेप्टाइड, उसमें लगभग 100 तो अमीनो एसिड होने ही चाहिए। 100 अमीनो एसिड बनने के लिए लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होने चाहिए, क्योंकि एक ट्रिपलेट से एक बनना है तो 300 से 100 बनेंगे। इसी तरह से ये प्रोटीन का कोड करेगा। तो ये जो ट्रांसलेशन है, ये यहाँ पे तो दिखने में बड़ा आसान लग रहा है कि एक ट्रिपलेट से एक अमीनो एसिड बन गया, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कई सारे एंजाइम्स, बहुत सारे स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक सबस्टांस स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, आरएनए इन्वॉल्व होगा जिसको राइबोसोमल बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए इन्वॉल्व होगा, और इसमें टीआरएनए इन्वॉल्व होगा जिसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, और इसमें एमआरएनए तो यूज ही हो रहा है, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और इसमें राइबोसोम यूज होंगे, राइबोसोम यूज होंगे, और अमीनो एसिड्स तो, और वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, इतनी रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन या अनुवादन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट करनी है, क्योंकि यही बेस है इस प्रोसेस का, ये बेस है, यहीं से आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी पर कि कोडोन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज गैमो, ये भौतिकविद थे, फिजिसिस्ट थे। क्या थे? फिजिसिस्ट, भौतिकविद, मतलब भौतिकी के वैज्ञानिक थे ये, भौतिकी के वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें आपको पता है भी देखना मैथमेटिकल थोड़ा कैलकुलेशन आता है। इन्होंने बताया कि अगर केवल 4 प्रकार के क्षार हैं, क्योंकि आपको पता है क्षार कितने टाइप के हैं, ओनली 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, थाइमिन तो आएगा नहीं इसमें, एमआरएनए की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एमआरएनए से हम कोड करेंगे। तो थाइमिन, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 4 टाइप के बेस पेयर हैं। तो इन्होंने बताया, जॉर्ज गैमो ने, कि अगर 4 ही टाइप के ओनली क्षार हैं तो 20 टाइप के अमीनो अम्लों का कोड लेकिन किस प्रकार करेंगे, इससे कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बनेंगे? 20 टाइप के अमीनो एसिड्स बनाना है। तो ये कैसे संभव है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये तो बाद में डिस्कवरी के बाद पता चला कि ट्रिपलेट होते हैं कोड, और 3 एक साथ में जब होंगे तब एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। लेकिन पहले जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी तो कुछ नहीं पता था कि एक अकेला कोडोन करता है या 3 करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बताया, जब कोड के निर्माण में क्षारों का समूह पूरा भाग लेता है, सिंगल तो नहीं करता होगा, वरना अगर सिंगल करता तो फिर सिंगल से मतलब मान लो अगर अकेला ही करता तो 4 ही बन पाते। अब अगर 2 एक साथ में करते तो संभावनाएं बढ़ने लगेंगी, 3 एक साथ में होंगे तो और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी, 4 होंगे तो और ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। इन्होंने फिर बोला कि जो कोड होते हैं ये 3-3 के रूप में कोड किए जाते हैं, क्योंकि 4 गुणे 4 अगर 3-3 के कोड बनाए जाए, मतलब 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो ये 64 टाइप के कोडोन निर्मित होंगे, ट्रिपलेट बन के तैयार होंगे। अगर 4 बेस पेयर को में से 3-3 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें तो टोटल 64 कोडोन होंगे, और यही बात सत्य निकली अंततः। फिर क्या किया गया, इनमें से 64 में से 3 ऐसे होते हैं जो कि किसी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बाकी 61 ऐसे होते हैं ट्रिपलेट, 61 ट्रिपलेट अमीनो एसिड को कोड करते हैं।
कोड करते हैं। बाकी जो 3 ट्रिपलेट हैं, 3 ट्रिपलेट किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, कोड नहीं करते हैं, जिन्हें समापक कोडोन कहा जाता है। क्या कहते हैं समापक कोडोन, समापक कोडोन कहते हैं, टर्मिनेटर कोडोन बोला जाता है। 3 ऐसे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? UAG, UGA, UAG, UGA, UAA। ये 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, सिर्फ इनका काम होता है समापन। इन 3 में से मतलब मान लो कि ये कोई सीक्वेंस है एक mRNA में, कहीं भी अगर मान लो यहाँ पे UAA आ गया आगे कोडोन, तो यहाँ तक अमीनो एसिड बनेंगे, 3 ही बनने के बाद में यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। UAA आ जाए, UGA आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे UAG या फिर UGA। इन तीनों में से अगर कोई भी प्रकार का कोडोन यहाँ पर आ गया जहाँ पे भी, तो mRNA में वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अगर ये नहीं आते हैं तो mRNA में जब तक कोडोन जहाँ तक चलते रहेंगे तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी। तो ये तीनों समापक कोडोन कहे जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, प्रोसेस को। तो इस तरह से 61 जो बचे हमारे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अमीनो एसिड को कोड करने वाले। इन 61 में से एक अमीनो एसिड, एक कोडोन ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं AUG। ये प्रारंभक कोडोन होता है, प्रारंभक कोडोन, क्योंकि mRNA में जहाँ पे AUG होगा वहीं से प्रारंभ स्टार्ट होगा। लेकिन इसको हम 61 वाले में क्यों बोल दिए हैं? क्योंकि ये प्रारंभ भी करता है और एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, जिसको बोलते हैं मेथियोनीन। ठीक, तो ये मेथियोनीन को कोड भी करता है। इसीलिए हम 61 टाइप के ऐसे कोडोन होते हैं, हमको ज्ञात हैं, जो किसी न किसी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। और 3 ऐसे हैं जो समापक कोडोन होते हैं, उनके आने पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। AUG प्रोटीन सिंथेसिस भी, मतलब अमीनो एसिड भी कोड करता है मेथियोनिन को, और साथ में प्रारंभक कोडोन भी कहा जाता है, क्योंकि mRNA में जहाँ पे AUG आएगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड का बनना स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब इसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक थे क्रिक ने भी इसके बारे में खूब बताया था। क्रिक ने बताया था कि 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। इन्होंने तो मतलब ट्रिपलेट दिया था जॉर्ज गेमो ने, लेकिन थोड़ा सा अनुमान क्रिक ने भी बताया था। 3 क्षारकों के विभिन्न संयोगों से 64 कूट बन जाते हैं, आपको अभी मैंने बताया। आनुवंशिक कोड का संपूर्ण जो शब्दकोश है वो तो खुराना ने तैयार किया था, ठीक है। तो आनुवंशिक कोड का पूरा जो कंप्लीट ब्यौरा दिया था, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड का विस्तृत ब्यौरा किसने दिया था? विस्तृत रूप से इसको खुराना ने दिया था। खुराना ने तैयार किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। खुराना ने आगे भी प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस थे उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दिया था। इससे टोटल 20 अमीनो एसिड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे इन्होंने
और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में पॉलीपेप्टाइड की चेन का सिंथेसिस भी किया। तो मेन जो हमारा अब पार्ट है आनुवंशिक कोड की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिक कोड की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम और बेसिक चीज़ें आपको बता दें। द जेनेटिक कोड इज़ द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय लिविंग सेल्स। ठीक है, हम इसको आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम बात करते हैं तो ये लिविंग सेल का ही फीचर है। टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनकोडेड विद इन जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोटीन्स। ये एक सेट होता है जेनेटिक कोड जो कि लिविंग सेल का फीचर होता है। लिविंग सेल क्या करती है, इसी कोड से ट्रांसलेट करती है, जो एमआरएनए में इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करती है इनटू प्रोटीन्स में। ट्रांसलेशन इज accomplished by the ribosome which links प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड। समझ रहे हो, राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड को लिंक करेगा। किस प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में। जो कोडोन पढ़ पढ़ के अमीनो एसिड लाए जाएंगे वो राइबोसोम की 2 यूनिट, छोटी और बड़ी यूनिट, आपने पढ़ा होगा 70 से 80 इस प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। तो जो दोनों यूनिट होती हैं वो प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड मतलब वही अमीनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको लिंक करती है, आपस में जोड़ती है इन एन ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय मैसेंजर आरएनए। मतलब एमआरएनए के सीक्वेंस के आधार पर उसको ऑर्डर में प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड को जोड़ते हैं राइबोसोम। यूजिंग ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जो होता है, मोलिक्यूल्स टू कैरी अमीनो एसिड्स एंड टू रीड द एमआरएनए 3 न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम। समझ रहे हो, जो ट्रांसफर आरएनए है टीआरएनए का मोलिक्यूल क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड मुक्त रूप में पड़े हुए हैं उनको पढ़ के रीड करके वहाँ से उठा के लाता है। कैरी अमीनो एसिड एंड टू रीड द एमआरएनए 3 न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम। एमआरएनए पे 3 कोडोन को, न्यूक्लियोटाइड के 3 न्यूक्लियोटाइड के एक ट्रिपलेट को एक ही बार में पढ़ के फिर उसके अनुसार साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को उठा के लाता है राइबोसोम पे और वहाँ पे लिंक किया जाता है। द जेनेटिक कोड इज हाईली सिमिलर अमंग ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंपल टेबल विद 64 एंट्रीज। मतलब जेनेटिक कोड जो होते हैं लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो AUG होता है ये चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम हैं या कोई छोटा सा प्रोटोजोआ हो, ठीक है, या कोई भी मतलब एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो या प्लांट हो, किसी में भी आप देखोगे तो होगा क्या, AUG सब में प्रारंभन कोडान ही होगा, सब में एक ही काम कर रहा होगा। ये मीथियोनिन जो होता है, मेथियोनिन AUG चाहे हमारे अंदर हो, चाहे छोटे से बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे छोटी सी चींटी के अंदर हो, AUG का काम है मीथियोनिन को कोड करना और प्रारंभ करना प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका काम सब में वही रहेगा, इसीलिए कहते हैं ये जो है सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह इनका काम बदलता नहीं है, सेम रहता है। कुछ एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है और सम प्रोटोजोआ, उसको भी आगे हम बताएंगे। कुछ अपवाद होते हैं जिनमें ये ट्रेंड टूट जाता है। तो ये ज़्यादातर मतलब हाईली सिमिलर अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आ सिंपल टेबल। इनको हम मतलब पूरे जितने 64 कोडोन हैं उनको भी हम टेबल के रूप में आपको बताएंगे। द कोडोन्स स्पेसिफाई विच अमीनो एसिड विल बी एडेड नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अ 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन इन अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस स्पेसिफाई अ सिंगल अमीनो एसिड। मतलब एक 3 सीक्वेंस का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है।
द मेजॉरिटी ऑफ जीन्स आर इनकोडेड with a single scheme. That scheme is often referred to as the canonical और standard genetic code, और उसी को हम simple genetic code भी बोल देते हैं. To use variant code exist. बहुत सारे टाइप के कोड एग्जिस्ट करते हैं सच एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर. अब हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, विशेषताएं हैं, उसको पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहला आता है कि कोट जो होता है कोड, वो ट्रिपलेट के रूप में होता है, त्रिक होता है. ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें लिखनी होंगी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. पहला है द कोड इज ट्रिपलेट. द कोड इज ट्रिपलेट मतलब जो कोट होता है, कोट त्रिक होता है. कैसा होता है? कोट त्रिक होता है, क्योंकि mRNA के 3 क्षारकों के क्रम, mRNA के 3 क्षारकों के क्रम, 3 क्षारकों के क्रम से एक अमीनो एसिड का आनुवांशिक कोटलेखन होता है. कोटलेखन होता है. जैसे कि उदाहरण में आपको मैं बता दूं, AUG अभी बताया था जो कि मेथियोनिन को करेगा, मेथियोनिन. इसी तरह से अगर GUG की बात करें हम, GUG, तो ये केवल अनुक्रम वेलिन अमीनो एसिड आप पढ़े होंगे, वेलिन को कोड करता है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया. मतलब एक ट्रिपलेट जो होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, उनके 3 सीक्वेंस से मिलकर एक कोडोन बनता है. इसीलिए हम बोलते हैं कोड, द कोड इज ट्रिपलेट. कोड त्रिक होता है और एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है. अब आता है द कोड इज डीजेनरेट, मतलब अपह्रासित होता है. नंबर 2, द कोड इज डीजेनरेट मतलब जो कोट है, कोट अपह्रासित होता है. कोट अपह्रासित होता है. ये बात क्यों कही गई? इसका अर्थ ये है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नाम कोटों का प्रयोग किया जा सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना परम आवश्यक है. एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक पर्याय नाम कोटों का प्रयोग किया जा सकता है. इससे एक फायदा भी होता है. इससे फायदा क्या है? कोट अपह्रासित का मतलब क्या हुआ? डीजेनरेट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि GUG वेलिन को कोड करता है तो कोई और नहीं कर सकता. ये बात मतलब वैलिड नहीं होती है, क्योंकि वेलिन को और भी कई सारे ऐसे होते हैं जो कोड कर सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि कोट अपह्रासित होता है. ऐसा नहीं है कि एक अमीनो एसिड को केवल एक ही करेगा. यह बात सत्य है कि GUG ओनली वेलिन को ही करेगा, लेकिन ये बात नहीं है कि वेलिन को सिर्फ GUG करता है, क्योंकि GUG जो है ये केवल वेलिन को ही करेगा और किसी को नहीं करेगा. लेकिन ऐसे और भी कोड हो सकते हैं जो वेलिन को करें, लेकिन ये सिर्फ इसी को करेगा. ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो. तो जेनेटिक कोड में इसका जो फायदा होता है डीजेनरेसी का, इससे क्या होता है? उत्परिवर्तन में जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं. इसमें लिखेंगे यह तंत्र जीव को उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन
म्यूटेशन पढ़े होगे ना, सडन चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, प्रभाव से बचाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें AGA, AGG, CGA, ये जो 3 कोडोन हैं ट्रिपलेट, ये सभी आर्जिनिन को कोड करते हैं। आर्जिनिन, समझ रहे हो? मतलब ये तो सिर्फ आर्जिनिन को ही करेगा और ये भी सिर्फ आर्जिनिन को करेगा और किसी को नहीं कर सकता। लेकिन आर्जिनिन को कोड करने वाला सिर्फ एक नहीं है कोडोन, 1 2 3 टाइप के हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि ये जो अकेला है ये सिर्फ आर्जिनिन को ही कर सकता है, ये वेलिन को नहीं कर सकता और किसी को नहीं। मतलब एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, लेकिन एक अमीनो एसिड कई कोडोनों द्वारा किया जा सकता है कोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें म्यूटेशन में फ़ायदा क्या होता है? मान लो म्यूटेशन की वजह से AGU म्यूटेशन होता क्या है, थोड़ा आपको बता दूं शॉर्ट में। म्यूटेशन में क्या होता है, मान लो UGA, AGA, फिर AGG, इस तरह से कोई क्रम था। तो म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन भी कई टाइप के होते हैं। फ्रेम शिफ्ट होता है और पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, डिलीशन या इंसर्शन हो जाता है अमीनो एसिड का, या तो एक मान लो इसमें से गायब हो जाए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दिया गया, इसको डिलीशन बोलते हैं। या कोई एक अमीनो एसिड बाहर से इसमें जोड़ दिया जाए फालतू एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से म्यूटेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ से A हट गया तो ये ट्रिपलेट तो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिर ये अगला क्या कोड कर रहा था, AGA है, AGA ये आर्जिनिन को कोड कर रहा था। अब यहाँ से ये A तो गया, गायब हो गया, तो अब ये कोडोन ये पढ़ा जाएगा, ये वाला GAA। अब देखो इसमें कहीं GAA है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर देगा। तो प्रोटीन बननी चाहिए थी कोई और बन जाएगी दूसरी, क्योंकि प्रोटीन में देखो ये कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा और ये AGA बनाता था आर्जिनिन। लेकिन अब क्या हुआ, ये तो गायब हो गया, तो ये कोडोन बन गया ये GAA। अब GAA आर्जिनिन को तो कोड नहीं कर रहा, आर्जिनिन को कोड करने वाले 3 ही हैं, GAA कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड कर देगा। तो प्रोटीन बननी चाहिए थी दूसरी और बन गई दूसरी। इसीलिए म्यूटेशन से बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं बनेगी, हो सकता है कि वो प्रोटीन एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो एंजाइम नहीं बनेगा तो उसका काम रुक जाएगा, मतलब डिजीज़ हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में, इसी यूनिट में। और आगे की जो टेक्निक्स आएंगी डिजीज़ को डिटरमाइन करने वाली, बहुत सारी चीज़ें हमको इस बार जो हमारे 3rd सेमेस्टर में है जूलॉजी में, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको पढ़ना है। डिजीज़ वगैरह के बारे में भी कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, सारी टेक्निक्स भी पढ़नी है। तो इस तरह से ये डिलीशन और इंसर्शन होता है। तो कोड अपह्रासित होता है, डीजेनरेट होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन कोड कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अपह्रासित होते हैं या डीजेनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की। इसमें 3rd है, इसमें द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग मतलब कोड जो है वो अनतिव्यापी है, अतिव्यापी नहीं है। कोड या कोड अनअतिव्यापी है, कोड अनतिव्यापी होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि एक mRNA अणु में, एक mRNA अणु में एक ही क्षारक अक्षर के प्रयोग को विभिन्न रूपों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा
सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि AUC GUU को केवल AUG AUC तथा GUU के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसे AUG तथा CGU के रूप में नहीं। ठीक, मतलब समझ रहे, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो AUC है या AUG है, जैसे कि यहाँ इसी में समझ लो, हमने कहा कि एक ट्रिपलेट जो होता है, मान लो AGC था, ठीक है, ये एक कोडोन था ट्रिपलेट, ये एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि इसमें AGC है तो हम दूसरा कोड बना लेते हैं ACG, मतलब बात तो वही, 3 अक्षर थे, 3 ही न्यूक्लियोटाइड इसमें भी, तो जो अमीनो एसिड ये बनाएगा वही ये बनाएगा। ऐसा नहीं होता है, फिर ये अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होते हैं, अनअतिव्यापी होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अगर ओवरलैपिंग कराओगे इधर उधर तो फिर दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये AGC को हम ACG मान लें, ये दूसरा अमीनो एसिड कोड करेगा, ये दूसरा करेगा। ठीक, अब इसका जो चौथा मेन कैरेक्टर है एक, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, द कोड इज नॉन एम्बिगुअस। द कोड इज नॉन एम्बिगस, मतलब कोड जो होते हैं वो असंदिग्ध होते हैं, असंदिग्ध होते हैं। कोड असंदिग्ध है, इसका मतलब ये होता है कि एक mRNA अणु में एक विशेष आनुवंशिक कोड, एक विशेष आनुवांशिक कोड हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। यह दो या अधिक अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर सकता। इसका जो पांचवा फीचर है, द कोड इज यूनिवर्सल। द कोड इज यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें आप 12th में भी पढ़े होंगे, अब याद आ रहे होंगे सभी। कोड जो है वो सार्वत्रिक होता है। आपको तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ ना, अभी तुम लोग अभी तो 1 ही साल तो हुआ है 12th पढ़े हुए। इसका मतलब क्या है, कोड सार्वत्रिक है, मतलब एक आनुवंशिक कोड सभी जीवों में उसी अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। एक आनुवंशिक कोड सभी जीवों में उसी अमीनो अम्ल को कोडित करता है। समझ रहे, जैसे कि मैंने बताया था, जो AUG है वो मेथियोनिन को ही कोडित करेगा, मेथियोनिन को ही कोडित करेगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर रेट हो या रैबिट हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
ये सिर्फ मेथियोनिन को ही कोड करेगा। अगला फीचर इसका होता है द कोड इज कामा लेस। द कोड इज कामा लेस, मतलब जो कोट होता है वो कामा रहित होता है। कामा रहित होता है मतलब दो संलग्न कोटों के बीच विराम या कामा नहीं होता है। जब श्रृंखला समाप्त होती है उस समय पर समापन कोडोन आते हैं। दो संलग्न कोटों के बीच कामा या विराम नहीं होता है, ठीक। कोट लगातार होते हैं, रेगुलर। और जब श्रृंखला समाप्त होती है उस स्थान पर समापन कोट आ जाता है। कौन आ जाता है? समापन कोट, ठीक। जैसे कि उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं तो AUG, फिर हो गया UUU, फिर GUG, तो इसमें कोई कामा या विराम नहीं होगा। ये किसको करेगा? मिथियोनिन को। UU, 3 UU जब आते हैं तो ये फेनिल एनानिन को करता है, जिसको हम PHE से लिखते हैं, फेनिल एलानिन। और GUG किसको करता है? ये वेलिन को करता है। तो इसमें कहीं कामा या विराम नहीं आएगा, ये रेगुलर होते हैं, लगातार होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो इसका 7वां फीचर है, समारंभ कोट और समापन कोट। समारंभ कोट तथा समापन कोट। समापन कोट या समारंभ कोट, इसमें ज्ञात 64 आनुवंशिक कोट में जो 61 होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें से AUG ये समारंभ कोट होता है, समारंभ कोट। और UAA, UAG और UGA ये क्या होते हैं? समापन कोडोन। इसकी एक ट्रिक भी आपको बता दूं, क्योंकि ये समापन वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हो, उआ, उआग, उगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो उल्लू आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया। उल्लू आया लिख देता हूँ यहाँ पे, उल्लू आया, इसका हो जाएगा उल्लू आया गया। और इसको क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उल्लू गया आया। ऐसे आप याद रख सकते हो, जिससे कि आपको भूलेगा नहीं। ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, समापन कोडोन। उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। UAA, UAG और UGA। इसकी जो चार्ट बची हुई है, एक होता है पूरा जिसमें 64 कोडोन्स होते हैं, किस किस चीज़ को कोड करते हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड को, उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लेना, या फिर किसी लेक्चर में, इसी यूनिट के किसी लेक्चर में उसको थोड़ा सा समझा दूंगा। 5 मिनट का काम है। इसके बाद में अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम राइबोसोम पढ़ेंगे, क्योंकि राइबोसोम बहुत आवश्यक है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम के पूरे फीचर पढ़ लेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जेनेटिक कोड। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।